माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अरिहंत पढ़ाकू। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टर्म 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टर्म 1 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और टर्म 2 के लिए हमें अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है और इन सातों चैप्टर्स को हमको इतना डीपली पढ़ना है ताकि हम टर्म 2 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और अच्छे मार्क्स को स्कोर करवाने के लिए हमारी ये जो बुक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि अगर हमें सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग चाहिए तो वी विल रेफर दैट अरिहंत बुक। ओके, इस बुक में बच्चों आप देख सकते हो आपके जितने भी टर्म 2 के चैप्टर्स हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये टर्म 2 के हमारे 7 चैप्टर्स हैं। दे आर कंप्लीटिंग द एंटायर थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। इसमें कंप्लीट थ्योरी जो है वो हमें छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में दी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन सातों चैप्टर्स के बाद हमें पीछे कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं जिनको हम हमारे पूरे चैप्टर्स खत्म होने के बाद डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बच्चों जो भी एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग टॉपिक दिए हुए हैं ना, उनमें क्या है कि हर टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड है जिसे हमें सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रोवाइडेड है, सब्जेक्टिव टाइप भी प्रोवाइडेड है और हमारे पास लॉन्ग आंसर्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में जो पेपर का पैटर्न है वो असर्शन, रीजन और केस बेस्ड स्टडी टाइप हो गया है। तो केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी हमारी इस बुक में बहुत सिस्टमैटिक फॉर्म में दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th केमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को थ्योरी में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आई नो कि आप लोगों के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो क्लियर होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों उसी थ्योरी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने मेजर टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए थे ताकि हम उसी फ्लो के अकॉर्डिंग आज के लेक्चर में सारे क्वेश्चंस उस पे कर सकें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था दैट इज अबाउट द representation of cell and electrode potential। ओके, ये बच्चों हमारा इधर चैप्टर का टॉपिक नंबर फर्स्ट था जो आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक 1 जिसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इस चैप्टर में जो सेकंड नंबर का टॉपिक कवर किया था दैट इज जिसपे हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन। ओके, नर्न्स्ट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये इक्वेशन दी थी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। हमें इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है और अरिहंत बुक में हमारी जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे दिए हुए हैं, यू हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन दिस बुक फॉर सॉल्विंग नर्न्स्ट इक्वेशन। तो उन सभी को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टॉपिक जो 3 था इट इज बेस्ड अपॉन द कंडक्टेंस। इस कंडक्टेंस में हम जो बेसिकली बात करते थे वो मोलर कंडक्टिविटी की करते थे। किसकी करते थे? मोलर कंडक्टिविटी की। तो बच्चों यू हैव टू डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन मोलर कंडक्टिविटी टू। एंड द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इज अबाउट द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ओके, तो ये चारों टॉपिक्स पे हम आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट
Once again, I'm telling you, this topic is very very important, so just don't skip this topic. Nernst equation पे हमें सारे questions को solve करना है. Okay, so I'm beginning here with the electrochemistry. It means इस chemistry में हम पूरी electrical चीज़ों की बात करेंगे, और electrical चीज़ों की जैसे ही बात होती है, सबसे पहला component जो basic component हमारे पास में आता है, that is our cell. Okay, हम सबसे पहले cell की बात करते हैं. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द सेल एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल. किसके ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन? सेल्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है. फॉर्मुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन. हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, यू कैन सी कि क्रोमियम और Fe की रिएक्शन है. इट मीन्स हमें यहाँ पर इस गिवन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना है. तो बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन 0 से +3 हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन +2 से 0 हो गई. तो जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो हम बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखें, हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को कभी काउंट करके नहीं लिखते. हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं क्रोमियम, ये था हमारा सॉलिड, देन हम लिखते हैं क्रोमियम +3, ये था हमारा एक्वस. ओके, एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम यहाँ पर ये सेल का मार्क लगाते हैं. ओके, और हम यहाँ लिखते हैं Fe+2, ये हमारा एक्वस है, एंड FeS, ये हमारा सॉलिड है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. हमें पहले उनको लिखना पड़ता है जिनका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, बीच में हम सेल का साइन लगाते हैं, और सेल के साइन को बच्चों हमने इस साइन से रिप्रेजेंट किया है, एंड यू कैन सी कि उसके बाद हम उनको लिखते हैं जिनका यहाँ पर रिडक्शन हुआ है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर एनी ऑफ द रिएक्शन. क्लियर? नेक्स्ट इज one more part is given in this question. You have to calculate the E naught for a cell. क्या निकालना है यहाँ पर? हमको E naught निकालना है. ओके, अब E naught of the cell निकालने से पहले बच्चों यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी है कि हम यहाँ जो साइन लगा रहे हैं ना, क्रोमियम और क्रोमियम +3 के बीच में, जस्ट माइंड दिस टर्म हियर, यहाँ पर क्रोमियम और क्रोमियम +3 के बीच में हम जो साइन लगा रहे हैं वो हम स्लैश लगा देते हैं. यहाँ स्लैश लग जाएगा. Okay, this is slash. So this is how you can represent the given chemical reaction. We have our next question in this sequence, which is the question number 2 of part 2, and you have to calculate the E naught of a cell. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में E naught कैलकुलेट करना है. तो क्या आप लोगों को E naught of the cell कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता है तो बच्चों आप यहाँ से देख लीजिए. The E naught of a cell will be calculated as E naught cathode minus E naught anode. This will be the formula for calculating the E naught of the cell. Okay, this is the formula for calculating the E naught of a cell, or you can write it as E naught right minus E naught left. और एक और फॉर्मूला होता है E naught ऑक्सीडेशन प्लस E naught reduction. These are some of the simple formulas you have for calculating the E naught of a cell here. These are the important formulas. Okay. अब बच्चों मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मुझे इस क्वेश्चन में E naught ऑफ द सेल को यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो आप देख सकते हो कि क्रोमियम का +3 से क्रोमियम बनना और Fe+2 का
Fe बनना। ओके, ये यहाँ पर हमारे पास में +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन कहाँ होगी, ये रिडक्शन की रिएक्शन है तो ये एनोड पे होगी, और यहाँ +2 से वापस 0, तो ये जो वाली हमारी रिएक्शन थी 0 से +3 ये हमारी ऑक्सीडेशन हो गई, और +2 से 0 होना ये हमारा रिडक्शन हो गया। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर मुझे ई नॉट ऑफ द सेल को कैलकुलेट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर हमारी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे वो रिएक्शन होगी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ई नॉट कैथोड के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा ई नॉट Fe+2Fe माइनस ई नॉट, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रोमियम +3 से क्रोमियम बनना। ओके, सो ये कितना है, ये है हमारा -0.44 वोल्ट, माइनस ये हमें नेगेटिव में गिवन है, इट इज -0.74 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं लिख सकती हूँ -0.44 और माइनस माइनस यहाँ हो गया मेरे पास में प्लस, इट इज 0.74। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस माइनस होता है तो मुझे 0.74 में से 0.44 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, एंड व्हाट आई विल गेट हियर, आई विल गेट हियर 0.30। तो यहाँ पर मुझे इस सेल का ई नोट कितना मिल गया, द ई नोट ऑफ अ सेल दैट इज कैलकुलेटेड हियर विल बी 0.30 watt. Okay, so the E naught of a cell will be given by this. So this will be your final answer that you have calculated here. Clear? So this is how you can calculate the E naught of a cell just by subtracting E naught cathode minus E naught anode. और हमें पता है कि कैथोड पे जो होगा वो हमारा रिडक्शन होगा, और एनोड पे जो हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड इट विल बी ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्लियर है? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट द सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग। This is a very short type question you have, and this is a 1 mark question which can be asked in your exam. तो बच्चों ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन। हमेशा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल का वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो बच्चों वो डिपेंड करता है कि सेल का नेचर कैसा है, सेकेंडली वो वहां पर डिपेंड करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हमारी हुई है। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, एंड इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा डिपेंड करता है। इट इज बेसिकली गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ सेल, सेकेंडली इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस देयर, देन इट इज फाइनली गोइंग टू डिपेंड अपॉन द concentration of ions in the solution. Okay, so this is a very short question you have in the sequence. Now we have our next question, which is a logic based question that is given to you. For the cell Cu plus 2 dash Ag plus Ag, the E naught cell is given as a 0.46 volt. Okay, तो हमें यहाँ दिया है Cu plus 2 Ag plus Ag, और यहाँ रिएक्शन का E नॉट सेल हमें गिवन है दैट इज 0.46 वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों हमसे यहाँ बोला है व्हाट विल बी द E नॉट ऑफ अ सेल व्हेन यू आर गोइंग टू डबल द कॉपर प्लस 2 आयंस इन द सॉल्यूशन। ओके, सो if the concentration of Cu plus 2 ions is doubled,
तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं ई नोट सेल का फॉर्मूला लिखूं तो हमें पता है कि ई नोट सेल होता है हमारा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। तो क्या ई नोट ऑफ अ सेल इस कॉपर आयन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? ये डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर कैसा है, मेटल की वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन आयंस की है वो उस पर डिपेंड करता है, और जो रिएक्शन हमने करवाई है वो किस टेम्परेचर पे करवाई है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इफ यू आर गोइंग टू डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu plus ion in this solution, the E naught of the cell will remain unaffected. It means कि अगर हम कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें या कुछ भी नहीं करें तो भी E naught of the cell सेम रहेगा, because it is independent of the concentration of the ions that is present in the solution. Okay, so here the answer will be E naught of cell remains same because it is independent of concentration of ions. वो ions की concentration पर depend नहीं करता है, तो that's why the E naught of a cell is going to remain constant if you double the Cu plus 2 ions. Okay, this is our third question, which is dependent upon the electrochemical cell and electrode potential. Now I am moving forward to the next question, and let's see what the next question is saying. A button cell is used in watches, functions as follows. Okay, हम जो हमारी वॉचेस में बटन सेल यूज करते हैं ये बच्चों उसकी रिएक्शन हमें यहाँ दिखाई हुई है। यहाँ पर क्या है, जिंक और सिल्वर ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके ये चीजें फॉर्म कर रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए कि जब हम ई नोट निकालते हैं सेल का तो हमको ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड चाहिए होता है, तो हमें यहाँ पर दोनों की हाफ रिएक्शंस भी बकायदा शो की हुई है। तो हाफ सेल पोटेंशियल क्या है, ये जिंक का गिवन है और ये सिल्वर का हमें यहाँ पर गिवन है। तो आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि जिंक प्लस 2 में अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन किया तो हमें जिंक मिल जाएगा। Ag2O plus H2O में 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं तो हमें Ag इधर मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग द OH माइनस आयंस हियर। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास में 0.34 है। तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारी कैथोड पे होगी और कौन सी रिएक्शन हमारी एनोड पे होगी? क्या हम इन दोनों रिएक्शंस को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज अवर ई नोट कैथोड एंड विच इज गोइंग टू अवर ई नोट एनोड हियर? क्या हम बता सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा इस चीज को समझने के लिए, सबसे पहले हमको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंसिडर करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई मेटल की, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहाँ पर, मेटल की हम 0 अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ में Ag2O में Ag की यहाँ पर Ag की अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो इट केम आउट टू बी -1 और -1 से यहाँ पर ये हो गई 0। तो जो हमारी Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन वाली रिएक्शन है, दिस विल बी अवर रिएक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस एट कैथोड एंड दिस इज द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट एनोड। So you will get the reactions at cathode and anode simultaneously just by comparing the addition of electrons or oxidation number and the given reaction. Okay, so this is the site for oxidation and this is the reaction in which the reduction is taking place. Okay, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन दी हुई है बच्चों, हमें Zn+2 aqueous +2 इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू गिव यू Zn सॉलिड, इसका ई नोट हम रख देंगे -0.76 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड व्हाट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन? एनोड इज ऑलवेज अ साइट फॉर ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होता है,
ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, कैथोड इज ऑलवेज अ साइट फॉर रिडक्शन। कैथोड पे हमारा क्या होगा, कैथोड पे बच्चों हमारा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनोड हाफ की रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन हो गई हमारे पास में कैथोड की रिएक्शन। लेकिन जो एनोड की रिएक्शन होती है उसके लिए हमारे पास में ई नॉट सेल जो होता है वो नेगेटिव में होता है, सो इट विल बी -0.76 वोल्ट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ई नॉट सेल को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल, ठीक है। तो ई नॉट सेल विल बी गिवन बाय अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एंड वी विल कैलकुलेट द ई नॉट फॉर अ सेल। अब यहाँ पर कैथोड कौन था, कैथोड वो था जहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और उसके लिए हमें वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट। ओके, सो द वैल्यू बीइंग हियर इज 0.34 वोल्ट माइनस -0.76 वोल्ट। क्लियर है? सो इट विल बी 0.34 माइनस माइनस हो गया प्लस, इट इज 0.76, और 0.76 में जब मैं 0.34 को ऐड करूंगी तो आई विल गेट 1.00, तो इट केम आउट टू बी 1 वोल्ट। तो हमें कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ रिएक्शन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन का एडिशन अधिकतर लेफ्ट साइड में होता है और मेटल मिल जाता है, और जब हमारा रिडक्शन होता है ना तो हमारा इलेक्ट्रॉन का एडिशन राइट साइड में हमें नजर आता है। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि एनोड हाफ वाली रिएक्शन कौन सी होगी और कैथोड हाफ वाली रिएक्शन हमारी कौन सी होगी। ओके, सो द ई नॉट ऑफ अ सेल फॉर दिस क्वेश्चन केम आउट टू बी 1 वोल्ट। Clear students? So this is a very simple question which is from our topic, the electrode potential. So these are some of the questions that we have discussed here from a topic, electrode potential. Now I am moving forward to our next category which I am saying again and again is a very very important one. और वो important one वाली category कौन सी है आप सभी लोग जानते हैं, वो है हमारी Nernst equation. Okay, तो I am starting here will be the second part of the topic, that is Nernst equation. But यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, then we will move forward to the Nernst equation. We have one more question here, and what is the question saying? Let's see here. For a cell AgS AgNO3, हमें यहाँ पर 0.01 मोलैरिटी दी हुई है और AgNO3 ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1.0 m and it is forming AgS. Okay, now we have to solve the three parts of the question being here and we will solve these questions one by one. तो first question में हमें बोला है calculate the EMF of cell at 25 degrees Celsius. So हमें यहाँ पर EMF निकालना है सेल का। सेकेंड पार्ट में राइट द नेट सेल रिएक्शन, जैसे कि हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थर्ड पार्ट इज विल द सेल जनरेट ईएमएफ व्हेन द टू कॉन्सेंट्रेशंस बिकम इक्वल। अगर हम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर दें तो क्या सेल हमारा ईएमएफ जनरेट करेगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इस सेल का ईएमएफ कितना होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द EMF of cell at 25 degrees Celsius. So the EMF of the cell will be given by E cell equal to E naught cell minus 0.059 Okay, this is how you can calculate the E naught of a cell here. तो बच्चों यहाँ पर E naught cell will be given by 0.05 and this is this. Now हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये तो पता है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट E naught सेल। ये E naught सेल कितना है ये पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा।
So this E naught cell will be given by E naught Ag plus minus E naught Ag plus, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर का ही रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर की रिएक्शन के लिए E नॉट Ag प्लस और Ag प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0 वोल्ट, तो E नॉट सेल हो गया 0 माइनस 0.59, N की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 1 है, और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन होगा यहाँ पर, द प्रोडक्ट हेयर बीइंग विल बी 1.0 और ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट, तो यहाँ पर हो गया ये 1 अपॉन 0.01, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 0.059 लॉग, यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, ओके, सो दिस विल बी, ऊपर अगर 100 आ गया लॉग, ये हो गया यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर AgNO3 से ये फॉर्म हो रहा है, तो मोलैरिटी जो होगी हमको पहले यहाँ पर 1 ऊपर आएगा और रिएक्टेंट्स की नीचे आएगी, तो 0.01 m अपॉन 1, ओके, सो इट विल बी, पॉइंट को हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 100 एंड इट विल बी log 10 की पावर -2। अब जब भी हम log को सॉल्व करते हैं तो हम पावर को आगे लेके आ सकते हैं, सो इट विल बी -2 इंटू 0.059 इंटू log 10। अब बच्चों हमें पता है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है हमारी 1, so E naught cell will be given by, this E cell will be given by 2 into 0.059 into 1, so it came out to be 2 9 जा 18 and 2 5 जा 10, 1, it is this, ये आ गया हमारा E cell जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था, okay, so this is the E naught 0 and E cell we have calculated at 25 degrees Celsius. Now we have write the net cell reaction. Cell representation नहीं लिखना है हमें इस क्वेश्चन में, in fact you have to write the net cell reaction in this question. तो net cell reaction को हम कैसे लिखेंगे, this will be AgNO3 giving you AgNO3 but it is from 1 m to 0.01 m. तो इसकी नेट सेल रिएक्शन बच्चों हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सी हियर, so this will be our second part which I am solving here. We have to write the net cell reaction, okay, the net cell reaction will be given by AgNO3 in the molarity 1.0 m is going to give you AgNO3 in the molarity of 0.01 m. So this will be the net cell reaction here. Okay, cell reaction लिखनी है ना कि cell representation. Now we have one more question. Will the cell generate EMF when the two concentrations become equal? अगर मैं इन दोनों concentrations को equal कर दूं तो क्या यहाँ पर cell EMF generate करेगा? तो देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा. E cell is given by E naught cell minus 0.059 upon n log, यहाँ आएगा प्रोडक्ट AgNO3 और यहाँ पर आएगा रिएक्टेंट AgNO3, लेकिन ये कौन सा आएगा 0.01 m वाला, और हमें बोला है कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर दो, तो इस 1 m को भी हम 0.01 m कर देते हैं, ओके, तो ये तो था हमारा 0, ये हो गया 0.059 लॉग, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 1, और log 1 कितना होता है बच्चों, हमारा log 1 होता है 0, तो E cell कितना हो जाएगा यहाँ पर, the E cell came out to be 0 minus 0 that is 0 volt. तो अगर हमने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर दिया तो यहाँ पर हमारा सेल कोई भी EMF को जनरेट नहीं करेगा, सो इन दिस केस द आंसर विल बी 0. क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन था ये सेल इक्वेशन पे ही बेस्ड था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हमने नर्न्स्ट इक्वेशन का भी यूज किया है, जो कि वैसे है हमारा सेकंड टॉपिक, बट यहाँ नेट सेल रिएक्शन लिखनी थी तो हमने उसको यहाँ पर यूज में लिया है. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकंड टॉपिक विच आई हैव टोल्ड यू कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द सेकंड टॉपिक इज अवर नर्न्स्ट इक्वेशन.
सो लेट्स बिगिन विद द नर्न्स्ट इक्वेशन. इसको हम जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, इनको हम बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरह करेंगे. और अगर आपको और भी क्वेश्चंस इस टाइप के सॉल्व करने हैं तो यू हैव टू रेफर द अरिहंत बुक. ओके, अगर टर्म 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो अरिहंत जो हमारी बुक है उसमें सारा जो भी डिटेल में हमें दिया हुआ है, अगर हम सब क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो वी कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन क्लास 12th केमिस्ट्री. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द Nernst equation here. So the question is saying you have to calculate the potential for a half cell reaction containing 0.1 m Cr2O7. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें Cr2O7 -2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर गिवन है. और वो कितनी गिवन है बच्चों? वो गिवन है 0.10 m. उसके बाद हमें Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁴ m. उसके बाद में इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन 0.20 दी हुई है, ये H+ की है. ओके, Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों 0.20 m. तो यहाँ मैंने लिख दिया 0.20 m. और H+ की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ m. ये सबकी कॉन्सेंट्रेशन है. अब आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये सेल की हाफ सेल रिएक्शन हमें यहाँ पर गिवन है जिसमें क्रोमियम में 14H+6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद Cr+3 और 7H2O बन रहा है. हमें यहाँ पर सेल का E0 गिवन है दैट इज 1.33 वोल्ट. ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है दैट इज ई सेल, तो हमें पता है ई सेल का फॉर्मूला होता है E0 सेल -0.059 अपॉन n log इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन concentration of its reactants. This is nothing but our Nernst equation. Okay, E0 सेल कितना गिवन है मुझे? E0 सेल गिवन है 1.33. मैंने यहाँ पे 1.33 रख दिया इसको. इट विल बी 0.059. आप लोग देख सकते हो n की वैल्यू यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है तो n हमारा हो गया बच्चों 6. ठीक है, लॉग प्रोडक्ट कौन है? यहाँ प्रोडक्ट है Cr+3 और H2O, लेकिन Cr+3 के आगे 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें Cr3+ को 2 के साथ लिखना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ बन रहा है Cr2O7, Cr+3 ये Cr2O7 है और H जो है वो हमारा 14 है. इट विल बी Cr2O7 और H बच्चों हमारा 14 है तो यहाँ पर मेरे को पावर 14 लगानी पड़ेगी. जो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्ट करते हैं वो हम जब भी नर्न्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो वो पावर में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं. सो ये हमारा क्वेश्चन है. अब हमको इसको सॉल्व करना है. सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट. सॉल्व कैसे करेंगे इसको? ई सेल विल बी गिवन बाय 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 2. यहाँ पर आएगा log एंड यू कैन सी Cr+3 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.20, इसकी है 0.10 और उसकी है 1 × 10⁻⁴. सो इट विल बी 0.20, 0.10, it is 0.20, it is 0.10, it is 1 × 10⁻⁴ पे 14 पावर. और यहाँ हम देखें तो क्रोमियम जो है वो +2 में है तो यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर भी 2 लगाना पड़ेगा. ओके, ये ओवरऑल रिएक्शन है. इसको मैं सॉल्व करूं तो 1.33 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.20 का स्क्वायर, तो 0.20 इंटू 0.20 हम करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है. ओके, तो यहाँ हो जाएगा log 4 और इंटू 10⁻⁴. क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव at the bottom part 0.10 into 1 into 10⁻⁻56. इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो इट केम आउट टू बी 1.33 0.059 अपॉन 2 log 4 into 10⁻⁴ एंड इट विल बी नीचे हो जाएगा 10⁻57. ठीक है,
1.33 माइनस 0.592 अपॉन लॉग 4 इंटू 10 की पावर प्लस का 57 और माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 53. ठीक है, तो 53 log 10 करेंगे यहाँ पर. तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा सोल्यूशन होगा 1.33 माइनस 0.0592. ओके, इट विल बी 53 इंटू 4 और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 53 इंटू 10 और यहाँ पर आ जाएगा log 4. ठीक है, log 4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो 0.6024 समथिंग होती है, जिसको हम log टेबल से वेरी करेंगे और यहाँ जो हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे इट केम आउट टू बी 0.7823 वोल्ट. ओके, log 4 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय जस्ट लुकिंग एट द log टेबल एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस क्वेश्चन. नाउ द थिंग इज दैट कि ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम्स में 1-2 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है. ओके, तो नॉन्स्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा. अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में आए, इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर पैटर्न. ओके, तो ये टॉपिक हमें स्किप नहीं करना है. क्लियर? Now I'm moving forward to the next question, which is again based upon the Nernst equation. तो let's see हमारा next question क्या कहता है. The next question is saying the standard electrode potential E naught for the Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the delta G naught for the reaction. तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. तो बच्चों यहाँ मुझे गिवन है E naught cell. E naught cell 1.1 वोल्ट है और हमें ये दिया हुआ है कि 1F जो होता है वो 96500 कूलम पर मोल के बराबर होता है. ये दो चीजें मुझे गिवन है. लेकिन अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखूं तो आप यहाँ देख सकते हो कि जिंक में कॉपर +2 ऐड होने पे Zn+2 और कॉपर बना. तो यहाँ पर हमारी N की वैल्यू 2 है, क्योंकि जब हम इसके रिएक्शन को पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है. तो यहाँ पर N कितना होगा? यहाँ बच्चों N हो जाएगा हमारा 2. इस रिएक्शन में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट अवर गिब्स फ्री एनर्जी. डेल्टा जी नॉट हमारी एनर्जी है और उसका फॉर्मूला होता है -NF E नॉट सेल. ठीक है, ये होता है डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, दैट इज -NF E नॉट सेल. क्लियर है? तो यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. N कितना है? N हमारा 2 है. F कितना है? F है हमारा 96500 और हम यहाँ देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल इज 1.1 वोल्ट. ठीक है, तो डेल्टा G नॉट जो हो जाएगा हमारा, इट केम आउट टू बी 965 को 22 से इंटू कर लेते हैं तो 2 5 जा 10, 3 2 9 जा 18 एंड 1930, इट इज 0391. इट केम आउट टू बी 0 3 2 9 10 11 3 1 2 3 0 और यहाँ पर 2 0 और, लेकिन हम एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया 3 1 2 3 0 0. ओके, और बच्चों क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट होगी जूल पर मोल. तो यूनिट लगाना हमको नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम यूनिट नहीं लगाते तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आवर आंसर. ओके, तो यूनिट लगाना बहुत जरूरी है. तो यहाँ डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास 312300 विच विल बी इन जूल पर मोल. ओके, सो दिस विल बी द डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन. क्लियर? very simple question and very simple formula that is given here, that is -NF E naught cell. Okay, now let's move to the next question, which is the third question of our category, and this is again belonging to the Nernst equation. The question is saying calculate the EMF of the cell at 25 degrees Celsius. You have been given the concentrations of Fe+2, H+H2, but E naught FeF+2 and E naught HH+2 is given. तो यहाँ पर हमें E naught सेल नहीं दिया हुआ है, तो हमें तो पता है कि E naught सेल निकालना बहुत आसान है. हम निकाल सकते हैं इसको E naught कैथोड माइनस E naught एनोड करके. ठीक है,
अगर हम ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करेंगे तो हम यहाँ से वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो Fe+2 और Fe और H+ और H2, तो हमें पता है यहाँ पर बच्चों कैथोड वाली रिएक्शन हो जाएगी 0 माइनस 0.44 एंड इट केम आउट टू बी 0.44 वोल्ट। तो यहाँ हमने ई नोट सेल तो कैलकुलेट कर लिया, पर क्वेश्चन में इतना नहीं करना है, हमें यहाँ पर सेल का ईएमएफ निकालना है एंड द ईएमएफ विल बी गिवन बाय नर्न्स इक्वेशन। हमें पता है नर्न्स इक्वेशन क्या होती है। द नर्न्स इक्वेशन इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 और यहाँ पर हमारे ये Fe+2 ये रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहाँ पर गिवन है और मुझे इस सेल का E निकालना है। तो यहाँ पर E सेल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन सी हियर यहाँ पर ई सेल को निकालने के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चाहिए और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसके लिए पूरी एक ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो जस्ट बिफोर राइटिंग द ई सेल वी आर राइटिंग द ओवरऑल सेल रिएक्शन। द ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी गिवन बाय Fe में बच्चों हमने क्या ऐड करवाया 2H+, so we are getting Fe+2 and you are getting here H2। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है Fe के लिए, that is Fe+2 is giving you this। अब अगर हमें E सेल निकालना है तो it came out to be E नॉट सेल 0.44 है माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की 0.01 है और आयरन की 0.001 है, सो इट विल बी 0.001 अपॉन 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट केम आउट टू बी 0.44 माइनस 0.059 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग हियर 0.0298। ठीक है, एंड यू विल गेट हियर लॉग 0.001 अपॉन 0.01 इंटू 0.01। कितने पॉइंट है यहाँ पर, 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ log 10 हो जाएगा और इससे ये कट गया। और log 10 कितना होता है, log 10 हमारा 1 होता है। तो इट केम आउट टू बी 0.44 माइनस 0.0298 और मैं यहाँ पर 0.44 में से 0.0298 को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो आई विल गेट हियर 0.4102 वोल्ट अप्रॉक्स। सो ये हमारा ई सेल हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। द ई सेल विल बी इक्वल टू 0.4102 वोल्ट। और बच्चों अगर हमें ये क्वेश्चन रेफर करना है तो यू कैन इजीली रेफर दैट क्वेश्चन फ्रॉम आवर सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड यू कैन सी द सॉल्व्ड एग्जांपल्स बीइंग गिवन हियर इन द पेज नंबर 5 ऑफ आवर अरिहंत बुक। पेज नंबर 5 पे आप इस क्वेश्चन को इजीली रेफर कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज अगेन डिपेंडेंट अपॉन द नर्न्स इक्वेशन एंड वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 हियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। हमें यहाँ भी ईएमएफ ही निकालना है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है बच्चों, अब यह रिएक्शन क्या हो रही है, Ni जब 2Ag+ के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो फॉर्म कर रहा है Ni+2 + 2Ag। क्लियर? तो यहां अगर हम ई सेल निकालेंगे तो इट विल बी गिवन बाय नर्न्स इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Ni+2 Ag2 अपॉन
Ni सॉलिड और Ag प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Ag की कॉन्सेंट्रेशन Ag+2 की और Ni+2 की हमें गिवन है और हम यहाँ पर इसको नहीं कंसिडर करेंगे। सो Ni और इसके लिए हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं होती सॉलिड वाली चीज के लिए, तो इट विल बी Ag+2 का स्क्वायर, ठीक है। तो E0 सेल कितना है, E0 सेल हमारा है 1.05 वोल्ट, ये हो गया हमारा 0.0592 लॉग। Ni+2 कितना है, Ni+2 है मेरे पास में 0.160 अपॉन Ag+2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर, ओके। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड वी कैन एनालाइज द वैल्यू ऑफ E सेल हियर। द E सेल हियर विल बी कैलकुलेटेड एज 1.05 minus 0.059 upon 2 log 0.160 and it will be 0.02 into 0.02, ओके। तो 4 पॉइंट से ये तो कट गया और ऊपर 10 आ गया और 2 2 जा 4 और ये हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। log 10 तो हमारा 1 होता है और ये आ गया यहाँ पे 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 और यहाँ बच गया बच्चों log 4। अभी मैंने आपको बताया था log 4 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो होती है 0.6023, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल हियर। तो ये आ गया 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 और लगभग इसकी वैल्यू 0.60 इंटू 23 होती है। सो हियर यू कैन कैलकुलेट द ई सेल इन्वॉल्व्ड एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बुक का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सो यू कैन इजीली रेफर दैट क्वेश्चन फ्रॉम आवर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस and unsolved questions are given here in page number, let me tell you, this is question number 7th which is given on your page number 11 and the value came out here to be 0.915 volt। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज बीइंग हियर, clear? So this will be the question that is again based upon the Nernst equation we have. Now we are moving forward to the next question of the category and this is our question number 5th being here and let's see what the 5th question is saying. Calculate the delta R G naught and log Kc for the reaction। तो यहाँ हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन दी क्या हुई है। It is Cd+2 aqueous plus zinc solid is giving you Zn+2 aqueous plus Cd। बच्चों यहाँ पर हमें जिंक का और इसका E0 हमें गिवन है, तो हम देखें कि जिंक Zn से Zn+2 हो गया और Cd+2 से Cd हो गया, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर सबसे पहले इसका E0 सेल निकालना पड़ेगा और E0 सेल कैसे निकलता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो क्या हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई। हमें पता है कि हमारी जो एनोड की रिएक्शन होती है वो हमेशा ऑक्सीडेशन वाली होती है और कैथोड की जो रिएक्शन होती है वो हमेशा रिडक्शन वाली होती है। सो इट इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो माइनस 0.403 वोल्ट और एनोड पे आप देख सकते हो कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन है और ये जो वाली रिएक्शन है ना ये हमारी कैथोड की रिएक्शन है, ओके। तो E0 सेल का फॉर्मूला हम वापस से फर्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं विच इज गिवन बाय E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ये हो गया माइनस 0.403 माइनस 0.763, ये माइनस में है, ओके। तो इट केम आउट टू बी माइनस 0.403 प्लस 0.763 एंड इट विल बी 0.360। ये हमारा यहाँ पर E0 सेल कैलकुलेट हो गया, ओके।
लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, डेल्टा आर जी नॉट, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा आर जी नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, तो n कितना है, यहाँ पर रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा वो 2 होगा। f की वैल्यू हमें पता है, फैराडे कांस्टेंट 96500, और ई नॉट सेल हमारा यहाँ से निकला है 0.360। ओके, और अभी हमने बात की थी कि क्योंकि ये डेल्टा आर जी नॉट एनर्जी का फॉर्म है तो इसकी जो यूनिट होगी इट विल बी इन द जूल पर मोल। तो यहाँ हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इट केम आउट टू बी 96500 को पहले 2 से इंटू कर लेते हैं, इट इज 19300, ठीक है, और साथ में ये है 0.360, इसके मैं पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 3 0 लग जाएगी, 3 0 से हमारी 3 0 कैंसिल, तो इट विल बी 193 इंटू 36, 3 6 18, so it will be minus 79580 at it will be in the joule per mole। ये इसकी कैलकुलेशन होगी और 79580 will be our answer for delta R G naught। Clear? Now you have to calculate the log Kc for a reaction। तो log Kc के लिए हमें यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। So the formula will be E cell equal to, for the second part, equal to E naught cell minus 0.059 upon 2 and it will be log Kc। ओके, ये फॉर्मूला हमने क्या किया कि जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमारी Kc होती है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Kc से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम यहाँ देखें तो ई नॉट सेल हमारा कितना निकला था, यू कैन सी कि ई नॉट सेल हम कैलकुलेट कर चुके थे, दैट इज 0.360। तो बच्चों यहाँ पर इसको रखेंगे 0.360 माइनस 0.059 अपॉन 2 और लॉग Kc, ठीक है। नाउ दिस ई सेल को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई नॉट सेल को तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस ई सेल विल बी इक्वल टू 0 फॉर दिस and it will be given by 0.360 equal to 0.0592 log Kc and log Kc will be given by 0.0360 into 2 upon 0.05। ओके, 3 पॉइंट से 3 पॉइंट 2 पॉइंट गए और एक हमारा यहाँ पे 10 की शिफ्टिंग हो गई and it will be cancelled by this and 5 we are left with 36 into 2 upon 5, so this will be log Kc। यहाँ से हम log Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और दोबारा log Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बच्चों किस वैल्यू में आएगा, यू कैन सी कि वो यहाँ पर log की टर्म्स में आएगा। तो ये भी हमारा एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा ये 11, जिसको आप यहाँ से इजीली रेफर कर सकते हो फ्रॉम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये हमारा 11th क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th है, जिसमें हमें log Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो log Kc विल केम आउट टू बी 12.18 हियर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे log Kc 12.18 आ रहा है, सो यू कैन इजीली रेफर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। हम यहाँ पर सिर्फ log Kc निकाल के ही इस क्वेश्चन का आंसर कर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमसे Kc नहीं पूछा है, यहाँ हमसे log Kc पूछा है। ओके, सो दिस इज सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द नर्न्स्ट इक्वेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि था कंडक्टेंस पे रिलेटेड। और मैंने बताया था कि जब भी हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो वहां हम उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो आगे चलते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे।
So here calculating the molar conductivity of a solution, so you have to calculate the degree of dissociation alpha. यहाँ पर बच्चों हमको अल्फा कैलकुलेट करना है. हमें मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है दैट इज 39.05 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड और CH3COO नेगेटिव आयंस के लिए डेल नॉट की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर पहले निकालेंगे डेल नॉट m विच इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉलरोश लॉ. ओके, तो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कॉलरोश लॉ. ओके, कॉलरोश लॉ अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले डेल्टा नॉट m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो दिस डेल नॉट m will be given by del naught CH3COO negative ions plus del naught H positive ions, इन दोनों को प्लस करके. So it will be 40.9 plus 349.6 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, तो यहाँ पर 349.6 में बच्चों 40.9 को मैं ऐड कर लेती हूं, तो आई विल गेट हियर 390.5. ओके, तो ये आ गया हमारा डेल्टा नॉट m फॉर दिस सॉल्यूशन. ओके, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉलरोश लॉ. लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पर अल्फा निकालना है. तो अल्फा को निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पर C की वैल्यू पता होना जरूरी है. So this C will be given by del m upon del m naught. ठीक है, ये हम C निकालेंगे. यहाँ पर हमें पता है कि del m हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 39.05 और ये आ गया 390.5. ओके, तो 39.05 में पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे, यहाँ 10 ऊपर. सो C came out to be 1/10 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -1. C की वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, तो C हमारे पास आ गया, डेल नॉट m हमारे पास में आ गया. अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो द अल्फा इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा को हम निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी हैव अ वेरी वेल नोन फॉर्मूला हियर फॉर कैलकुलेटिंग alpha, which is given by del m upon del m naught. तो ये हमारा अल्फा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. तो del m हमारा कितना था, यहाँ पर del m था हमारा 39.05 और ये था हमारा 390.05. दिस इज 39.05 अपॉन 390.5. ओके, तो अल्फा केम आउट टू बी 1/10 एंड दिस इज अल्फा 0.1 विच इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. तो अल्फा निकालने के लिए डेल m और डेल नॉट m दोनों की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो यू कैन कैलकुलेट द अल्फा फ्रॉम हियर. ओके, इजी क्वेश्चन था जो कि कॉलरोश लॉ पे हमारा डिपेंडेंट था. नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज सेइंग द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl is given, कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी. तो हमें यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी गिवन है और हमें क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है. तो बच्चों कंडक्टिविटी जो होती है, तो हमें यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.20 m और हमें सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी गिवन है एंड इट इज 0.0248 S centimeter inverse. Okay, so here the conductivity is given by kappa and this is given by C. Okay, हमें यहाँ मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है दैट इज डेल m you have to calculate here. So the molar conductivity del m will be given by K upon C. लेकिन यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी बच्चों हमें कंडक्टिविटी जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वो 0.20 m है, तो हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा एंड फॉर कन्वर्टिंग दिस यू हैव टू डिवाइड दिस टर्म बाय 100. ओके, नो बाय 1000 you have to divide it
एंड वी आर गेटिंग हियर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, हम इसका पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो इट केम आउट टू बी 0.02 एंड इट विल बी इन मोल सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ हमने इसकी कंडक्टेंस की यूनिट को हमने बदला है. कप्पा हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तभी हमने उसकी यूनिट को चेंज किया है. अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा अपॉन सी. कप्पा की वैल्यू गिवन है 0.0248 और सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0.02. ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ दीज टर्म्स व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट हियर 124 s centimeter square mole inverse. So this is how you can calculate the value of molar conductivity here. मोलर कंडक्टिविटी del m का फॉर्मूला होता है कप्पा अपॉन सी. हमें कंडक्टिविटी को उसकी कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे सेंटीमीटर में गिवन थी तो मैंने यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. ओके, सो इट केम आउट टू बी 124 s सेंटीमीटर इनवर्स माइनस 2 एंड इट विल बी मोल इनवर्स. सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स, दिस इज अवर मोलर कंडक्टिविटी. यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, इसकी यूनिट होती है s मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है. ओके, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m एसिटिक एसिड इज दिस. ओके, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन की. सबसे पहले बच्चों हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.001 m. ठीक है, और हमें कंडक्टिविटी दी हुई है. कंडक्टिविटी को हम कप्पा से लिखते हैं 4 × 10⁻⁵ s पर सेंटीमीटर. हमें यहाँ निकालना है अल्फा, और अल्फा के बाद हमें निकालना है इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एज दिस. मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है 390 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, अब हमें अगर अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा का फॉर्मूला होता है del m × 100. It is, this will be given by kappa into 1000 upon m. Alpha will be given by kappa into 1000 upon m. So this is how you can calculate the value of alpha, and it is 4 × 10⁻⁵ into 1000 upon 0.001. पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हम 1000 शिफ्ट कर देंगे. It came out to be 4 × 10⁻⁵ into 10⁶, and it will be 4 × 10⁻⁴, that is equal to 40 s centimeter square mole inverse. Okay, this is how you can calculate the del m. ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया हमारे पास में 40, और इसका फॉर्मूला हमने लगाया कप्पा इंटू 1000 अपॉन m. यहाँ पर ही हमने 1000 से इंटू कर दिया क्योंकि हमें पता है कि सेंटीमीटर को हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसएसोसिएशन कांस्टेंट हियर. यहाँ निकालना है अल्फा. ये क्या होता है, del m अपॉन del नॉट m. अभी मैंने बताया था ये फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का. सो अल्फा हियर विल बी गिवन बाय, दिस इज 40, और यहाँ क्वेश्चन में del नॉट m कितना गिवन था मुझे, 390. ये हो गया 390. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. जब हम 39 को 4 से डिवाइड करेंगे यू विल अप्रोक्सीमेटली गेट 0.1 हियर. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डिसएसोसिएशन कांस्टेंट इन दिस रिएक्शन. तो यहाँ बच्चों मेजरली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 फॉर्मूला को ध्यान में रखना है. 3 फॉर्मूला क्या, कि अगर हमें यहाँ पर del m और del नॉट m पता है तो हम सीधा अल्फा निकाल लेंगे. अल्फा विल बी इक्वल टू del m अपॉन del नॉट m. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो वहां पर del m निकालने के लिए हम कप्पा इंटू 1000 अपॉन m ये फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो दीज आर द सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिसएसोसिएशन कांस्टेंट. हियर k is for conductivity, m is for the concentration, and this is del m for the molar conductivity that is given in the question. Okay, so this is how you can solve the question that is based upon the molar conductivity. ये भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो यहाँ हमें कुल मिला के 3 चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है. फर्स्ट इज हम E0 सेल का कैसे निकालेंगे. सेकंड,
हम सेल का EMF कैसे निकालेंगे जो हमने नर्न्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके अभी किया था, एंड फाइनली वी हैव कि हम डिसएसोसिएशन कांस्टेंट और मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी which is completely based upon the conductivity and resistivity. Okay, so let's deal with the question here. Okay, so this question is completely based upon the conductivity. हमें यहाँ पर दो solutions की conductivity given है. Okay, तो conductivity को हम कप्पा से लिखते हैं, तो मैं इसको कप्पा 1 और कप्पा 2 लिख रही हूँ. तो सॉरी, कप्पा A और कप्पा B, क्योंकि दो solutions है. तो कप्पा A कितना given है? This is 8.5 into 10 की power minus 2 s centimeter inverse and it is 4.1 into 10 की power s centimeter inverse. ठीक है, दोनों का कप्पा हमें given है. हमसे बच्चों यहाँ पूछा है कि which of these two offer the less resistance to the flow of current. करंट के फ्लो होने में यहाँ पर कम रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा. तो हमें पता है कि ये जो कप्पा होता है ना, ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जितनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितनी कंडक्टिविटी कम होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो इट मींस कप्पा ज्यादा तो आर कम, और कप्पा कम तो आर ज्यादा. दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है. अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये 10 की पावर माइनस 2 है और यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा हुआ है. इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो कप्पा बी का ज्यादा है. कप्पा बी इज ग्रेटर देन कप्पा ए. तो रेजिस्टेंस किसका कम होगा? रेजिस्टेंस उसी का कम होगा जिसका कप्पा ज्यादा होगा, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी. सो रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ए. तो हमसे यहाँ पूछा था विच ऑफ दीज ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट. तो लेस रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा? बी वाला हमारा लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. तो ये क्वेश्चन था हमारा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के ऊपर. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हैं तो वी हैव टू जस्ट रेफर दैट बुक. ये हमारी बुक है अरिहंत. इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपलर वे में सॉल्व किए हुए हैं एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस ऑफ द क्वेश्चंस यू आर डूइंग देयर. ओके, तो सारी कैलकुलेशन के लिए हमें इस बुक को जरूर रेफर करना है. इस बुक में हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी और नर्न्स्ट इक्वेशन पे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट असर्शन रीजन क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी इस बुक में गिवन है. सो गो थ्रू दिस बुक एंड जस्ट ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, सो दिस लेक्चर इज ऑल ओवर हियर. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.